भारत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। इन तीन रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। एक नज़र आपको हल्का हल्का देखना है, जिससे अगर कभी भी क्वेश्चन फंसे तो आप स्किप करके ना आए, आपके ध्यान में रहे। जैसे कि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला जो है वो ऐसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। तो 2:3 का है, यानी कि जो चौड़ाई है वो 2 है और लंबाई क्या है 3 है। या कंफ्यूज कर देता है हमेशा 3:2 और 2:3 में। अगर आपको चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है तो चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि चक्र, भारत के ध्वज में जो चक्र बना है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया, अशोक पिलर से लिया गया है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग, अब आपसे पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगर आपसे पूछा केसरिया रंग क्या बताता है, तो त्याग और बलिदान बताता है। सफ़ेद रंग शांति बताता है, पवित्रता बताता है। और हरा रंग जो है वो देश की समृद्धि और उर्वरकता का प्रतीक माना जाता है। अब आपसे राष्ट्रगान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले राष्ट्रगान क्या है भारत का, तो जनगण मन है। या 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर है, इनके द्वारा यह राष्ट्रीय गान लिखा गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 में। इसको गाने में कितना समय लेना चाहिए, तो 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने या पढ़ने में। ठीक है, अब राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह लिखा गया है, जो कि उनकी रचना, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है आनंद मठ, वहाँ से वंदे मातरम लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही यह राष्ट्रीय गीत भी स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ठीक है, अब नेशनल सिंबल यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। या मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस स्तंभ में 4 शेर हैं, 3 आगे की तरफ और एक का मुख पीछे की तरफ है, और इसके नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, और उनके एक सिंग के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। यह पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते है या किस लिपि में लिखा गया, तो सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है सत्य ही विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। अशोक स्तंभ जो है, यह 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। फिर देखिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो भारत रत्न, भारत रत्न जो है यह भारत का सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में असाधारण कार्य करते हैं या सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन्हीं को भारत रत्न दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती। जो भारत रत्न होता है इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, इसमें एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 2 जनवरी 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1973 में यह राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित हुआ था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, जबकि 1973 में इसे बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण भारत को
बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया। बाघ का जंतु यानी कि भारत का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। या पूछा जाता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस भारत बाघ का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पक्षी आप सबको पता है मोर है। या 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह पाओ क्रिस्टस है। पाओ क्रिस्टस वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, जबकि मोर का पाओ क्रिस्टस है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका जो वैज्ञानिक नाम यानी कि वनस्पति नेम या इसका जो है वह है नीलमवियन न्यूसीफेरा। नीलमवियन न्यूसीफेरा यह राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी माना जाता है। जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी में खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं घोषित किया गया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसे वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे बनियान कहा जाता है और इसका जो वनस्पति नेम है वह है फीकल बैंगलेसिस। यह भारत का जो है वो नेशनल ट्री है। फिर है लिपि। भारत की जो आधिकारिक लिपि है वो देवनागरी लिपि को भारत की आधिकारिक लिपि माना जाता है। राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। यह सबसे पवित्र हिंदू नदी मानी जाती है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गौमुख नामक स्थान के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे चलकर अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा आदि नदियाँ मिलती हैं। तो आपसे पूछा जाता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो गंगा नदी का उद्गम गौमुख नामक स्थान गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, हिमालय के गौमुख स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह उत्तराखंड में है और जहाँ से यह गंगा नदी का उद्गम होता है वहाँ पे इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है तो वहाँ पे ये गंगा नाम से प्रसिद्ध होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो 2010 में हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में घोषित किया गया। हाथी की घटती संख्या के कारण इसके बचाव हेतु ही हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया। फिर है राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत ने पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे गंगा डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया। ठीक है, यह पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल के रूप में डॉल्फिन को किस अधिनियम के तहत संरक्षण दिया गया, तो शामिल किया गया, तो 1972 वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत शामिल किया गया। फिर भारत के राष्ट्रपिता के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी आप सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर इस रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया, तब उन्होंने कहा राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो सबसे पहले कहने वाले थे वो थे, देखिए यहाँ पे आपको दिया है, एक मिनट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सबसे पहले किसने संबोधित किया था, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, भारत की राजभाषा, तो आपको पता है भारत की कोई भी राष्ट्रीय राजभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है, राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, हिंदी भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई भी उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक
यानी कि ऑफिशियल भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए राजभाषा कौन सी है तो हिंदी है, और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिताई यानी कि मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज में है। फिर है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि नेशनल करेंसी, तो भारतीय रुपया है। यह 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। ठीक है। फिर भारत का राष्ट्रीय फल आप सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसको फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत में उपयोग आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है तो चैत्र है। उत्तर प्रदेश में पहले संयुक्त प्रांत, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। विभाजन दिवस, उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है वह 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो अलग राज्य बन गए। उत्तर प्रदेश से ही टूटकर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बन गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसका प्राचीन नाम जो है वो लखनपुरी है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम लखनपुरी है। राज्य चिन्ह, उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है वो 2 मछलियां अवध में मुस्लिम शासन के प्रतीक को दर्शाती हैं। तीर धनुष है जो हिंदू शासन राम का प्रतीक है, और 3 रंग लाइन है जो गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है। देखिए भारत के राज्य चिन्ह में 2 मछलियां, तीर धनुष और 3 रंग लाइन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जो ये हमारा 2 मछलियां हैं, ये 2 मछलियां किसको दिखाती हैं तो जो 2 मछलियां हैं वो अवध के मुस्लिम शासन के प्रतीक को दिखाती हैं। अवध के मुस्लिम शासक के प्रतीक को कौन दिखाते हैं? 2 मछलियां। उसके बाद तीर धनुष जो है ये हिंदू शासक राम का प्रतीक है, और 3 लाइन, ये देखिए 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ये जो 3 लाइन है ये गंगा यमुना बहाव के प्रतीक को दिखाती हैं। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटी मोनोस्फेरा है। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस यानी क्रोंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय भाषा हिंदी है। लोकसभा सदस्य, जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं। राज्यसभा में 31 है। उत्तर प्रदेश में टोटल जिले 75 हैं। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों के साथ स्पर्श करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र है, जो 4 राज्यों के साथ स्पर्श होता है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल जो है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। प्राकृतिक स्वरूप, जो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग, भाबर, तराई क्षेत्र और दक्षिण के पहाड़ पठार। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश कौन से लैंड का भाग है तो गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश में झीलें जो हैं वो ओधीताल झील बनारस में है, बाड़ाताल झील शाहजहाँपुर में है और फुल्लर झील पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश की झीलें ओधीताल झील बनारस, बाड़ाताल झील शाहजहाँपुर, फुल्लर झील पीलीभीत। फिर देखिए वन एवं वन्य जीव संरक्षण, तो सर्वाधिक वनाच्छादित जिला जो है वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, जो पीलीभीत और लखनऊ से बॉर्डर टच करता है। घड़ियाल संरक्षण कुकरेल यानी कि लखनऊ, और कार्टनिया घाट यानी कि बहराइच। फिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक आय, प्रति व्यक्ति आय गौतम बुद्ध नगर में है, और सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला भी उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग बागपत में हैं। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भार व्यापार कर है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख खनिज है वो है, उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर, स्टवेस्टल पत्थर आदि पाया जाता है। प्रयागराज में सिल्का बालू यानी कि कांच बालू, ललितपुर में यूरेनियम तांबा, सोनभद्र चूना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं पाया जाता है।
शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान, तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान ये जायस में है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली, या बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी संस्थान कहाँ पर है, तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस में। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली, भारतीय साग सब्जी संस्थान बनारसी यानी बनारस, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ। अब कुछ उत्तर प्रदेश के फेमस नृत्य देखते हैं, भारत के कुछ फेमस नृत्य देखते हैं। देखिए, नौटंकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है, नौटंकी। फिर बिरहा पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायक की परंपरा है। अल्लाह धुरिया कार्तिक रहुला या बुंदेलखंड है। चरकुला ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। रसिया ब्रजी रसना में है। कर्मा नृत्य सोनभद्र में, मल्हार कोरवी में, धोवार पूर्वांचल में, देवा बाराबंकी में। फिर संगीत देखिए, अमीर खुसरो ख्याल ज्ञान का विकास जन्म एटा में हुआ। इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अमीर खुसरो क्या थे, तो अमीर खुसरो एक सितार वादक थे, ठीक है। हाजी सुल्तान या ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना की थी, कौन, हाजी सुल्तान। फिर है हुसैन शाह सरकी, या बड़ा ख्याल गायकी है। फिर देखिए कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, या थारू जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति जो होते हैं दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। जगन्नाथी देवता की पूजा करते हैं और वर्षा ऋतु में वनहर त्यौहार मनाते हैं, कौन, थारू जनजाति। फिर है वनराव जनजाति, या जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी जनजाति है। फिर है बुक्सा जनजाति, या बिजनौर में है। काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। फिर खरवार जनजाति, या मिर्जापुर में है और कर्मा नृत्य करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो थारू जनजाति, बनवार जनजाति, बुक्सा, खारवार या प्रमुख जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला ये हमारा ईवीएस का महामैराथन का प्रथम वीडियो था। इसके बाद हम सेकंड महामैराथन लेके आएंगे, तो उसे जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से आभार, धन्यवाद।